नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश के एक गांव में एक शख्स था जो स्कूटी साफ करता रहता था। उसका दिमाग चल गया था। एक्चुअली में वह बैठ के स्कूटी साफ करता था और कोई भी व्यक्ति उस स्कूटी के बारे में कुछ भी बोलता तो उसको पत्थर लेके पीछे दौड़ता। वह उस स्कूटी के लिए इतना दीवाना, इतना पागल हो गया था कि 4-5 साल से वो स्कूटी एक ही स्थान पर रखी हुई थी। उसकी हवा निकल गई थी, उसकी स्थिति जो जर्जर हो गई थी, फिर भी ये व्यक्ति रोज़ सुबह से उठकर उस स्कूटी को साफ करता रहता और कोई भी आने जाने वाले लोग उसे कुछ भी कहते तो ये पागलों की तरह उन्हें मारने उनके पीछे दौड़ पड़ता। तो क्या राज था इस स्कूटी में और क्यों ये व्यक्ति इस स्कूटी की इतनी रखवाली कर रहा था? क्या कारण था? आइए पूरे मामले को जानते हैं। मध्य प्रदेश के एक गांव में रहने वाला परिवार काम काज के चक्कर में दिल्ली बस जाता है। दिल्ली में रहते ये यहाँ एक लड़का होता है मनोज नाम का। वह अपने माता पिता से कहता है कि मुझे गांव के बारे में बताइए। उसका शुरू से ही गांव में जाकर वहाँ के लोगों से मिलकर और गांव के तौर तरीके और रहन सहन के बारे में बहुत इंटरेस्ट रहता था। हमेशा जानने की जिज्ञासा रहती थी गांव के जीवन के बारे में। वह अपने माता पिता से पूछता रहता था कि हमारा गांव कौन सा है, हम गांव क्यों नहीं जाते, गांव में हम क्यों नहीं रहते, यहाँ क्यों रहते हैं। तब उसके माता पिता बताते हैं कि देखो, बहुत साल पहले तुम्हारे जो दादाजी थे वही आके यहाँ बस गए थे। यहाँ ही उन्होंने काम किया और घर बना के रहने लगे। तुम्हारे पिता यानी मेरा जन्म यहीं हुआ था और अब तुम्हारा जन्म भी यहीं हुआ है। गांव छोड़े काफ़ी साल हो चुके हैं, इसलिए अब हमारा गांव में जो भी पुश्तैनी ज़मीन, घर, मकान, रिश्तेदार जो कुछ थे सब कुछ ख़त्म हो चुका है। गांव से हमारा कोई वास्ता नहीं है और गांव में हमारा कुछ भी नहीं है, इसीलिए हम गांव वापस नहीं जाते। मनोज दिल्ली की कॉलेज में पढ़ता था और कॉलेज में पढ़ने के दौरान उसी गांव के एक लड़के से उसकी दोस्ती हो जाती है। वह उससे पूछता है तुम किस गांव के हो, तो वो बताता है मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, फला गांव का हूँ। फिर ये लड़का उस गांव का नाम सुन के बड़ा खुश होता है क्योंकि अपने पिता से उस गांव के बारे में वो पहले से सुन चुका था। तब मनोज कहता है यार, मुझे गांव के बारे में जानने के लिए गांव जाना, वहाँ के लोगों से मिलना, बातचीत करना, इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है। लेकिन गांव के किसी से मेरी दोस्ती नहीं थी, इसीलिए मैं जा नहीं सकता था। अब तुमसे मेरी दोस्ती हो गई है तो जब तुम कभी गांव जाओ तो मुझे ले जाना मत भूलना, क्योंकि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, वहाँ के लोगों से मिलना चाहता हूँ, वहाँ के कल्चर को देखना चाहता हूँ। तब इसका जो दोस्त होता है हितेश, वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें लेके चलूँगा। ऐसे करके कॉलेज का सेमेस्टर फिनिश हो जाता है, छुट्टियां हो जाती हैं और हितेश अपने गांव जाने लगता है। और वो मनोज से कहता है यार, मैं कल गांव जा रहा हूँ, तुम अपने माता पिता से पूछ लो, अगर तुम्हें आना है तो तुम कुछ दिन मेरे घर पे रहकर गांव घूम सकते हो। मनोज ये बात सुन के बहुत खुश होता है, अपने माता पिता से गांव जाने के लिए कहने लगता है। बचपन से ही गांव के प्रति लगाव को देखकर माता पिता अपने बच्चे की भावना की कदर करते हुए उसे जाने की परमिशन दे देते हैं कि ठीक है, तुम अपने दोस्त हितेश के साथ गांव चले जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना और 2-3 दिन में ही वहां से वापस आ जाना। मनोज हाँ कहकर अपने दोस्त हितेश के साथ गांव आ जाता है और फिर गांव में आने के बाद इधर उधर घूमना शुरू कर देता है। दिल्ली से गांव तक जाने के लिए 2 दिन उनको लग गए थे और वहाँ वो लोग थक चुके थे बुरी तरह। लेकिन जो मनोज था उसे बड़ी जिज्ञासा थी। शाम हो चुकी थी 7 बजे। गांव के जो रहन सहन दिनचर्या होती है वो शाम को 6 बजे 7 बजे ही पूरी हो जाती है और यहाँ के लोग जो है जल्दी से सो जाते हैं। 8-9 बजे तक गांव में सब सो जाते हैं और सुबह 4-5 बजे उठ जाते हैं। ये वहाँ की दिनचर्या होती है। अब मनुष्य जिज्ञासा भरे इधर उधर झांक रहा था, तभी उसका दोस्त हितेश कहता है यार, तुम सो जाओ, आराम करो, अभी दूर से आए हो, खाओ पियो, नहा धो के आराम से सो जाओ। सुबह जल्दी उठकर मैं तुम्हें यहाँ गांव के कुछ सरपंच से मिलाऊंगा, लोगों से। यहाँ एक नदी है, नहर है, मैं वहाँ सब तुम्हें दिखा दूंगा आराम से। फिर मनोज कहता है ठीक है। वे दोनों सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, जिज्ञासा भरे उठ के दातून वगैरह करते हैं। गांव में तो सभी लोग जल्दी उठते हैं, ज़्यादातर लोग आज भी बाहर खुले में जाते हैं। तो गांव के लोग खुले में जा रहे थे और ये मनोज कहता है कि चलो तुम्हें भी घुमा ले आते हैं। मनोज हितेश भी निकल जाते हैं और ऐसे करके जब रास्ते में एक व्यक्ति उसे मिलता है जो एक स्कूटी साफ कर रहा था, तब मनोज कहता है कि यार, ये स्कूटी तो जर्जर हो चुकी है, उस पंचर भी है और किसी प्रकार से ये सही नहीं है,
ये व्यक्ति उसे साफ क्यों कर रहा है। तब हितेश कहता है कि छोड़ यार, ये तो पागल है, ऐसा ही करता रहता है, इसका काम ही है। तब मनोज हितेश से जिद करने लगता है कि मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, ये पागल क्यों है और ये स्कूटी साफ क्यों कर रहा है। कहते हैं इसकी लंबी प्रेम कहानी है, तुम छोड़ो, इन सब चीज़ों में मत पड़ो, आगे बढ़ो। तो उससे जो मनोज होता है जिद करने लगता है कि मैं आया हूँ गांव के लोगों के बारे में जानने के लिए, अगर इनकी कोई प्रेम कहानी है जिस वजह से ये पागल हो गए हैं तो फिर मुझे ज़रूर से ये जानना है। तब हितेश कहता है ठीक है, गांव घूमते हैं और हम तुम्हें इनके बारे में पूरी कहानी सुनाते हैं। जाते जाते वो बताता है कि ये जो शख्स है इसका नाम सूरज है और इसके परिवार, ये उसी का घर है और ये जो स्कूटी साफ कर रहा है ये उसकी पत्नी की स्कूटी है जिससे वो इस कॉलेज जाया करती थी। लेकिन अब वो इनके साथ नहीं रहती है, वो अपने मायके चली गई है और उन्हीं की याद में ये जो है शख्स पागल हो गया है अपनी पत्नी की याद में, और उस स्कूटी को ही 24 घंटे रखवाली करता रहता है, साफ़ करता रहता है, धूल मिट्टी नहीं लगने देता है, किसी को हाथ नहीं लगाने देता, भले वो स्कूटी वहाँ रखी रखी पंचर हो गई है, ख़राब हो गई है। फिर वो कहते हैं उसकी पत्नी के और इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में मुझे शुरू से बताओ क्या बात है। तब ये हितेश उसको बताने लगता है कि दरअसल जो शादी ब्याह होते हैं, छोटे मोटे समाज के फंक्शन होते हैं, ये लोग समाज के फंक्शन में मिले थे। सूरज अपने परिवार के साथ गया था। सूरज का परिवार खेतीबाड़ी में और पैसों में हर और घर मकान में रहन सहन में हर चीज़ में अच्छे नंबर से है, मतलब पोजीशन अच्छी है, गांव में अच्छा रुतबा है, पैसा है, रहन सहन सब कुछ सूरज के घर वालों का ठीक ठाक है। वहीं सूरज को एक सामान्य परिवार की एक मिडिल क्लास लड़की से प्यार हो जाता है, अपनी ही समाज की। वह देखता है, उस लड़की को देखकर समाज सम्मेलन का जो प्रोग्राम चल रहा था वो उसे देखता है, मुलाकात होती है और फिर उस लड़की से आंखों ही आंखों में दिल दे बैठता है। समाज का प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं, वो लड़की भी घर चली जाती है जिसका नाम मधु होता है। इसके बाद सूरज उस समय 12वीं क्लास में था, फिर वो कॉलेज में जाता है, जो कि लड़की पास के ही गांव की थी, तो सूरज की और उस लड़की की कॉलेज एक ही थी। ये दोनों एक ही कॉलेज में होने के कारण एक दूसरे को पहचान लेते हैं, बातचीत शुरू हो जाती है और इस तरीके से दोस्ती, फिर प्यार और प्यार का इजहार हो जाता है और फिर दोनों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है। 2-3 साल ऐसे ही चलते हैं, दोनों की ग्रेजुएट कंप्लीट हो जाती है और फिर सूरज अपने घर वालों से शादी की बात करता है। सूरज के घर वालों को जब पता चलता है कि लड़की उस परिवार से ताल्लुक़ रखती है तो सूरज के घर वाले लड़की से शादी के लिए मना कर देते हैं। वहीं लड़की अपने परिवार वालों को बताती है तो परिवार के लोग कहते हैं वो हमारे बराबरी के नहीं हैं, वो ऊंचे लोग हैं, बड़े लोग हैं, हम उनके इतना मान सम्मान, इतना दान दहेज, इतना उनका नहीं कर पाएंगे, तो ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन मधु और सूरज एक दूसरे से प्यार करते थे, घर वालों के मना करने के बाद भी ये नहीं एक दूसरे से मिलना बंद नहीं कर रहे। ऐसे में एक दिन मधु और सूरज ने घर से भागने का फैसला कर लिया और दोनों ही मौका देखकर रात में घर से अपना अपना सामान लेके भाग जाते हैं और कहीं कोर्ट में जाके शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद कुछ दिन इधर उधर रिश्तेदारों के यहाँ दिन व्यतीत करते हैं, क्योंकि मामले दोनों परिवार के लोग भड़क गए हैं और अपने अपने बच्चों को तलाश कर रहे हैं। जब दोनों परिवार को पता चलता है कि इनकी बेटी गायब है, उनका बेटा गायब है, दोनों को प्यार था, गांव में भी सबको उनके प्यार के बारे में मालूम था, तो सब ने यही सोचा कि शायद दोनों भाग के कहीं शादी कर ली होगी। कुछ एक आध महीने बाद सूरज वापस घर आ जाता है, क्योंकि सूरज के घर वाले को लड़की पसंद तो नहीं थी, लेकिन सूरज की खातिर उन्होंने कि हमारा एक लौता इस प्रॉपर्टी का वारिस है, वही चला गया तो फिर हम क्या करेंगे। तो सूरज के माँ बाप बहू के साथ सूरज को घर में आने की परमिशन दे देते हैं। वहीं लड़की के जो माता पिता हैं वो कह देते हैं कि मेरे लिए मेरी बेटी मर चुकी है, क्योंकि उसने मेरी परमिशन के बिना उस लड़के से शादी की है। तो लड़की के मधु के माता पिता उससे ताल्लुक़ ख़त्म कर देते हैं और जो मधु है सूरज के घर में उसके साथ आराम से रहने लगती है। सूरज मधु की बहुत अच्छे से लाइफ चल रही थी, दोनों हंसी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। और सूरज की जो माँ है मधु से हमेशा खुन्नस में रहती थी, क्योंकि वो इस लड़की इनको फूटी आँख नहीं सोआती थी। इसीलिए मधु की छोटी छोटी गलतियाँ खोजना, ताने मारना, दहेज के लिए, इसके लिए, उसके लिए, हर चीज़ को, बेटे को जादू टोना के बारे में कहना, कुछ भी ऐसे ताने वो मारती रहती थी, लेकिन जो मधु है वो सहन करती कोई बात नहीं।
इन घर में रहते कुछ एक साल 6 महीने गुजरते हैं। मधु अपनी सास जो उसे ताने मारती है, शुरू में तो वो सहन कर लेती है। वो सोचती है कि चलो मैं घर से भाग के आ गई थी, कुछ भी लेके नहीं आई हूँ, तो जो कह रही हैं मम्मी आजकल ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जो उनकी सास का रवैया होता है वो उसके प्रति आक्रामक हो जाता है, हिंसात्मक हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा ही उसको अलग अलग तरीके से ताने मारती हैं, जलील करना शुरू कर देती हैं। तब वो सूरज से कहती है कि तुम्हारी माँ मुझसे ऐसे व्यवहार करती है, मैं घर में रह रह के परेशान हो गई हूँ, क्यों ना मैं आगे की और पढ़ाई लिखाई करूँ, कुछ नौकरी की तैयारी करूँ। सूरज कहता है कोई बात नहीं, तुम पढ़ाई शुरू करो, नौकरी शुरू, मैं माँ को समझा दूँगा। माँ को समझाते हैं तो माँ उल्टा सूरज को कहती है कि पत्नी का गुलाम है, माँ के खिलाफ है। तो इस प्रकार से सूरज पत्नी और माँ के बीच में पिसने लगता है। पत्नी पहले तो कुछ कहती नहीं है, सहन करती है, लेकिन धीरे धीरे जो मधु के घर वाले हैं उनसे बातचीत होना मधु की शुरू हो जाती है। माँ का फ़ोन आने लगता है। अब ससुराल में जो कुछ भी घटित होता है, धीरे धीरे मधु अपनी माँ से बात करना शुरू कर देती है और माँ कहती है कि बेटा तुम भी क्यों सहन करती हो, तुम, हम गरीब हैं ये तो पहले से ही जानते थे, अब तुम दोनों का प्यार था, उनकी माँ को भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लेना चाहिए। तमाम बातें होती हैं और परेशान हो जाती है मधु। अपने हस्बैंड यानी सूरज से कहती है कि तुम्हारी माँ बहुत हदें पार कर रही हैं, मुझे बहुत जलील करती हैं, बहुत उल्टा सीधा बोलती है, उन्हें तुम समझा दो। अब सूरज माँ के पास जाए तो माँ मुंह फुला लेती, पत्नी के पास तो वो किसको समझाए। इस बीच में वो थोड़ा सा डिप्रेस तनाव में रहने लगता है। यहाँ मधु की माँ जो है लगातार फ़ोन करती है और उससे कहती है बेटा अगर तुम्हें ज़्यादा परेशानी है तो तुम वापस घर आ सकती हो, ये तुम्हारा घर है, कुछ दिन के लिए आ जाओ, वैसे भी तुम्हारी शादी को 1 साल से ऊपर हो गया है, अब तुम आ सकती हो, घर में सब लोगों ने तुम्हें माफ़ कर दिया है। माँ की बातों में आकर जो मधु है सूरज से कहती है कि मैं कुछ दिन के लिए अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। तो इस प्रकार से मधु अपनी माँ के पास चली जाती है। सूरज खुद उसे छोड़ के आता है, लेकिन जब सूरज उसे लेने जाता है तो उसके घर वाले मधु से मिलने नहीं देते हैं और मधु से कह देते हैं कि मधु तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती है, और ऐसे करके इनके बीच में दूरियां शुरू हो जाती हैं। अब जो सूरज है डिप्रेस रहने लगता है, परेशान रहने लगता है, और मधु को जो कॉलेज जाने के लिए सूरज ने स्कूटी दिलवाई थी, जब भी मधु कहीं बाहर जाती थी एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए, तो वो कहती थी सूरज मेरी स्कूटी किसी को मत देना, किसी बच्चे को मत देना, आराम से रहने देना, नहीं तो बच्चे ले जाके कहीं इधर उधर एक्सीडेंट कर देंगे। यही बात सूरज के दिमाग में छाई हुई थी। तो वह जो उसकी पत्नी थी जब घर में नहीं थी, मायके चली गई थी, तो वह उसकी स्कूटी की रेख देख करता रहता था, उसी की साफ़ सफाई और उसी की निगरानी। धीरे धीरे सूरज का दिमाग चल जाता है, समय बीतता जाता है, और जब माँ देखती है कि मेरे लड़के का दिमाग चल गया है और वो अपनी पत्नी की याद में पागल सा हो रहा है, तब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो जाके उसकी पत्नी मधु के घर जाती है और उनके घर वालों से माफ़ी मांगती है। लेकिन घर वाले मधु से उनकी सास को मिलने नहीं देते हैं और उसको उसके साथ भेजने को तैयार नहीं होते हैं। दरअसल जो मधु के घर, जो सूरज के घर वाले होते हैं, वे पैसों में अच्छे होते हैं, और जब ये शादी की बात करने के लिए उनके घर वाले सूरज के घर आते हैं, मधु के घर वाले, तब ये उनकी बहुत बेइज्जती कर के भगा देते हैं। उनको अपना लेवल का नहीं समझते हैं, उनको एक गरीब भिखारी कहकर उनकी बहुत ही ज़्यादा उपहास उनकी माँ करके बेइज्जती करके जब उन्हें निकाल देती है, तो इसी बात की खुन्नस उनके दिल में बसी हुई थी। उनने सोच लिया था कि कैसे भी हमारी बेटी वापस घर आ जाए, उसके बाद हम दोबारा अपनी बेटी को उस घर में भेजेंगे नहीं। और यही मौका मिल गया था सूरज और जब मधु की थोड़ी सी कहा सुनी हो जाती, लड़ाई हो जाती है, तो इसी का फ़ायदा उठाते हैं उसके घर वाले और मधु को तमाम प्रकार के सूरज के घर वालों के बारे में भड़का देते हैं। यहाँ जो है मिलने नहीं देते हैं और उससे कहते हैं कि सूरज तुम्हारे बिना खुश है, ठीक है वो दूसरी शादी कर रहा है, तुम्हें तलाक देना चाह रहा है, तुम उससे कभी कांटेक्ट मत करना। और तमाम प्रकार की कस्में मधु को दे दी जाती हैं, और ना ही उसकी सास से मिलने दिया जाता है, ना ही किसी परिवार से मिलने दिया जाता है। जब ये पूरी कहानी ये सुन रहा था मनोज से हितेश से, तो उसे लगा कि यार कुछ गलत हो रहा है यहाँ, मुझे मधु से बात करनी चाहिए। शायद मधु को इस बारे में पता नहीं है कि उसका पति सूरज उसकी याद में पागल हो गया है। तब हितेश कहता है जाने दे यार, इस बात को 4-5 साल हो चुके हैं, तू क्या कर पाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं उसके घर जाऊंगा। तो
तो हितेश कहता है तुझे क्या लगता है कि मधु के घर उसकी माँ या उसके रिश्तेदार या कोई ना कोई कभी ना कभी गया नहीं होगा। जब जब अपनी माँ की बेटे की ऐसी हालत देखती है, माँ या उनका कोई ना कोई घर वाले मधु से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके परिवार वाले मधु से नहीं मिलने देते या फिर मधु खुद उससे मिलना नहीं चाहती, कुछ पता नहीं। तब हितेश कहता है, मनोज कहता है कि मैं तो उससे इन दोनों को एक करवा कर ही रहूँगा। और वो जाके मधु के गांव जाता है। जैसे ही मधु के परिवार को पता चलता है कि ये लड़का सूरज के बारे में बातचीत करने आया है, तो वे उसको धक्के मार के निकाल देते हैं। इसके बाद जो होता है, मनोज वह इंतज़ार करता है कि मधु कब मुझे अकेले में मिले। 2-3 दिन वो वहीं आसपास उनके घर पे निगरानी रखता है, और जैसे ही मधु किसी काम से बाहर निकलती है, वह उसको रोक लेता है और कहता है कि तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम मधु हो, सूरज की पत्नी? वो कहती हाँ, लेकिन सूरज मुझे तलाक दे रहा है। उन्होंने कहा, सूरज तुम्हें तलाक नहीं दे रहा है, तुम्हारे परिवार वालों ने झूठ बोला है। सूरज तुम्हारी याद में पागल हो गया है और तुम्हारी स्कूटी को अभी भी साफ करता है, रखवाली करता रहता है। और वो मधु बताती है कि मैं जब भी सूरज का फ़ोन लगाती थी तो सूरज का नंबर जो है स्विच ऑफ है। तो वो बताता है कि सूरज तो पागल हो चुका है, फ़ोन से किसी चीज़ों से कुछ याद ही नहीं है, वो तो बस तुम्हारी स्कूटी की साफ़ सफाई करता रहता है। ये सारी बातें जब मधु सुनती है, मधु की आँख भर आती है और वो दौड़ी दौड़ी मनोज के साथ सूरज के घर आ जाती है और सूरज को इस हालत में देख के गले लगा के रोने लगती है। सूरज मधु को पहचान लेता है और उस समय पहली बार वो किसी इंसान से इस तरीके से गले लग के रोया। धीरे धीरे मधु और सूरज साथ में रहते हैं और जो है सूरज, उसकी तबीयत ठीक हो जाती है और धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार आता है। ये देखकर जो सूरज की माँ होती है वह मधु से माफ़ी मांगती, मधु भी उनके परिवार वालों से माफ़ी मांगते हैं और इस तरीके से घर में थोड़ा सा सुधार आना शुरू होता है। सूरज की माँ को लगता है कि शायद मेरे गलत व्यवहार की वजह से बहू चली गई थी, मुझे अपना व्यवहार ठीक करना चाहिए और मुझे मधु के घर वालों से भी माफ़ी मांगनी चाहिए, ताकि बच्चों की खुशी के साथ साथ हम घर वालों का भी, रिश्तेदारों का भी आना जाना शुरू हो जाए। इस प्रकार से मधु के घर वालों को बुलाते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं, उनका सम्मान करते हैं और दोनों ही परिवार के बैठ के ये फैसला करते हैं कि अब हम कभी भी किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं रखेंगे और बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी समझेंगे। इस तरीके से दोनों परिवार की सुलह हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे के साथ हर प्रोग्राम, फंक्शन में आना जाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे सूरज की तबीयत भी ठीक हो जाती है और वह अपना कामकाज शुरू कर देता है और इनकी जो परिवार है, घर गृहस्थी, वो बस जाती है। तो आपको ये पारिवारिक कहानी कैसी लगी है? और पति पत्नी का रिश्ता इतना गहरा होना चाहिए कि सारी दुनिया भी मिलकर इसे तोड़ने की कोशिश करे तो भी ये टूट ना सके। अच्छा, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।